नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने हर एक वंश से संबंधित सभी प्रश्नों को बड़े अच्छे ढंग से हल किया था। आज हम यूनानी आक्रमण तथा मौर्य साम्राज्य से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे। हमारे सामने पहला प्रश्न है, बीपीएससी प्री 2000 में ये पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? क्या महापद्मनंद था, ठीक, घनानंद था, शुकल्प था या चंद्रगुप्त मौर्य था? प्रिय विद्यार्थियों, आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि नंद वंश की स्थापना महापद्मनंद ने किया। ठीक है, एक नंद वंश था। इसकी स्थापना किसने किया? महापद्मनंद ने किया। ठीक, इनके भाई साहब के कुल 8 पुत्र हुए, जिनमें से एक पुत्र था धनानंद। ठीक है, धनानंद जो महापद्मनंद के बाद शासक बना। अच्छा सुनिए और सुनिए, मामला क्या था। धनानंद जो था वो चाणक्य का अपमान कर देता है अपनी सभा में। ठीक, उसके बाद सुनिए, चाणक्य, ठीक है, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद की करते हैं हत्या और मौर्य साम्राज्य की होती है स्थापना। ठीक, ये पूरी बात ये थी। अब सुनिए कि घनानंद, देखिए घनानंद के समय में जो है, जो सिकंदर था ना, वो धनानंद के ही समकालीन था। और सुनिए, ये धनानंद जो व्यक्ति था, इतना कर ये लगा दिया जनता पर, इतना कर लगा दिया कि जनता इससे हो गई असंतुष्ट। ठीक है, और जब जनता असंतुष्ट होती है तो आपको पता ही क्या होगा। हाँ, और रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा भी है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ठीक, अब देखिए, हम लोगों ने जान लिया कि हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, धनानंद होगा। ठीक है, धनानंद होगा। अब देखिए क्या कह रहे हैं, महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। भद्रशाल उसका सेनापति था। ठीक, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है। क्या कह रहे हैं, हमसे ये पूछा जा रहा है ना कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, मतलब एक कोई बुक है जिसमें क्या है, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कि दिव्यावधान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक शिलालेख। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इंडिका। किसकी थी पुस्तक इंडिका? तो सुनिए, इंडिका पुस्तक थी मेगास्थनीज की, मेगास्थनीज की। ठीक है, मेगास्थनीज की बुक थी ये इंडिका। अच्छा, इसकी विशेषता क्या थी? हाँ, तो इससे आप मौर्य साम्राज्य की इतिहास को जान सकते हैं। इंडिका आप पढ़ लीजिए तो मौर्य साम्राज्य का जो है इतिहास है उसको आप अच्छे से थोड़ा समझ सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। व्याख्या को देखने के बाद ठीक क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। ठीक, वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। ठीक है, वो नगर के पदाधिकारियों को क्या कहता है, एस्टिनोनोमोई। ठीक है, क्या कहता है, एस्टिनोमोई, एस्टिनोमोई। ठीक है, कौन कहता है, नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता है। अब देखिए आगे क्या प्रश्न है। आगे, हूण राजा तोरमार किस अलौकिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? मतलब हूण राजा एक थे तोरमार, वो पूछा जा रहा है किस अलौकिकर राजा द्वारा पराजित किया गया? क्या यशोवर्मन द्वारा, प्रकाश वर्मन द्वारा, राज्यवर्धन द्वारा, विष्णुवर्धन द्वारा? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा, जो हूण राजा तोरमार था वो प्रकाश वर्मन के द्वारा पराजित किया गया था। व्याख्या पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, व्याख्या पढ़ते हैं। हूण राजा तोरमार, तोरमार अलौकिक राजा प्रकाशवर्धन द्वारा पराजित किया गया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हूणों ने गंगा घाटी पर पुनः आक्रमण किया। इस दूसरे हूण आक्रमण का नेता तोरमार था। मध्य भारत के एरन नामक स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा
हुआ उसका लेख मिला है। कौशाम्बी से तोरमार की 2 मोहरें मिली हैं। तोरमार ने अपने पुत्र मिहिर कुल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ठीक, अब हम लोग का जो है ये नंद वंश से संबंधित सारी प्रश्न समाप्त हो गए। अब देखिए, अब हम लोग मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे और इसमें कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हम लोग जान लें। ठीक है, देखिए, पहली बात तो ये सुनिए, जो पहला प्रश्न है वहीं से शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न पढ़ते हैं और फिर बातें हम लोग करेंगे। कह रहे हैं कि सैंड्रोकोटस ने से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ठीक है, सैंड्रोकोट्स। ठीक है, कहीं सैंड्रोकोट्स मिलता है, ठीक है, कहीं सैंड्रोकोटस मिलता है। तो किसने पहचान की? क्या विलियमसन जोन्स ने की? ठीक है, विलियम जोन्स ने किया, वी स्मिथ ने की, आर के मुखर्जी ने की, कि डी भंडारकर ने किया। ठीक है, तो सुनिए, सैंड्रोकोट्स जो है चंद्रगुप्त का उपनाम था। ठीक है, मतलब यूनानी विद्वानों ने क्या कहा, जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा। ठीक, एक व्यक्ति थे विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने क्या किया, उन्होंने सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। किसने की? तो विलियम्स जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की सैंडोकोट्स के रूप में। ठीक, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? विलियम जोन्स। ठीक, अब देखिए, ये मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो सुनिए, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे ये। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, कब से कब तक है मौर्य साम्राज्य? आइए बात करते हैं। 322 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व से, ठीक है, 185 ईसा पूर्व। 185 ईसा पूर्व। ठीक, इसमें कौन कौन लोग थे, इस पे भी आइए बात करते हैं। तो सुनिए, लोग कौन थे। तो पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक हो गए। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य भाई साहब ये हो गए संस्थापक, और इनको तो इतना पढ़ना है कि पूछिए मत। ठीक, अब देखिए और कौन थे। फिर उसके बाद कौन बनता है, इनके बाद आते हैं बिंदुसार। कौन आते हैं? बिंदुसार। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद भाई साहब आते हैं अशोक, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक, ठीक है, इनको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, भले कितना समय लग जाए। ठीक, अब देखिए, अशोक आ गए, और कुछ बातें जान लिया जाए। तो देखिए, बीपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा कि जो है अशोक जो है, उनका जो कलिंग युद्ध था उसका विवरण उनके किस अभिलेख में मिलता है? पहली बात तो ये जान लीजिए कि अशोक जो थे, ठीक है, अशोक के कुल कितने अभिलेख मिलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो अशोक के कुल कितने अभिलेख मिलते हैं? 14 अभिलेख मिलते हैं। ठीक, उसमें जो 13वां अभिलेख है ना, 13वें अभिलेख में क्या हुआ, तो 13वें अभिलेख में ना उनकी कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी उनके 13वें अभिलेख में मिलती है। ठीक, अब देखिए, ये बातें हुई, और एक जो उनका क्या था, भाब्रू करके था, भाब्रू स्तंभ। ठीक है, भाब्रू शिलालेख था, वहां से ये जानकारी मिलती है ना कि इसी इसी शिलालेख में उन्होंने अपने आप को क्या कहा था, मगध का साम्राज्य कहा था। ठीक है, मगध मगध का सम्राट कहा था। क्या कहा था? मगध का सम्राट कहा था। किस अभिलेख में? तो भाब्रू शिलालेख में। मात्र ये भी प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, आइए और कुछ बातें करते हैं। अब देखिए, एक बार प्रश्न बना कि जो अशोक के अभिलेख हैं उनमें से 2 जो है खरिष्ट लिपि में है, मात्र 2 हैं जो खरोष्ठी लिपि में है। ठीक है, कौन कौन से? तो शाहबाजी, शाहबाजी का अभिलेख, और कौन सा अभिलेख? एक मानसेहरा का अभिलेख। ठीक है, मानसेहरा और शाहबाजी, ये दोनों अभिलेख किस में मिले हैं? ये दोनों खरोष्ठी लिपि में मिले हैं। किस लिपि में मिले हैं? खरोष्ठ लिपि में मिले हैं। अच्छा, खरोष्ठ लिपि की विशेषता क्या है? जैसे हम लोग बाएं से दाएं लिखते हैं ना, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। क्या? दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक, ये हम लोगों ने जान लिया। अच्छा, और क्या कुछ बातें बची हैं जो बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया? हाँ, एक बार प्रश्न ये पूछा गया कि किस, ठीक है, किस संस्कृत ग्रंथ में अशोक चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है? ठीक है, एक बार पूछा गया किस संस्कृत ग्रंथ में चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है? ठीक है, तो विशाख दत्त जो है ना, विशाख दत्त, ठीक है, विशाख दत्त के ग्रंथ का क्या नाम है? मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस में क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा, और भी ग्रंथ थे, कौन से? विष्णु पुराण में भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन देखिए परीक्षा के दृष्टिकोण से विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अच्छा, और कोई प्रश्न बना? हाँ, प्रश्न बना, बताता हूँ कौन सा प्रश्न बना, सुनिए। देखिए, एक बार प्रश्न बना कि किस, ठीक है,
किसमें जो है मिला कि कलिंग युद्ध ये जीते हैं, ठीक है। और एक बार ये प्रश्न बना कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ठीक है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, इन्हीं को चाणक्य भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं, ठीक। तो इनके अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या थी, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि विषय वस्तु क्या थी, तो विषय वस्तु से प्रश्न पूछ लिया। तो इसमें क्या था, जो प्राचीन भारतीय राजनीति थी, ठीक है, भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ था ये। तो इससे भी प्रश्न बना। अब चलिए हम लोग अगले व्याख्या को देखते हुए अगले प्रश्न पे आते हैं, ठीक। अब देखिए क्या कह रहे हैं, तो सुनिए, कह रहे हैं ना, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विलियम जोन्स हो गए, विलियम जोन्स हो गए। अब कह रहे हैं इसमें ना कि विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रो कोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। इरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया, ठीक। जबकि जस्टिस जस्टिन ने सैंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने क्या प्रश्न है, देखिए शानदार प्रश्न है ये प्रश्न। देखिए कह रहा है भारत में, क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई। पहले साम्राज्य की स्थापना, शब्दों पे ध्यान देना होगा, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। देखिए ये विकल्प डाल के ना फंसा रहे हैं, ठीक। अब देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य शासक के द्वारा की गई। तो इसका सही उत्तर क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। कब किया, ठीक है, कब गद्दी पे बैठा, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। अब देखिए, देखिए यही जो मौर्य थे ना, ये क्या किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को, ठीक है, धनानंद या घनानंद सब मिलता है, कहीं कहीं धनानंद कहीं घनानंद, ठीक है। तो धनानंद को इन्होंने क्या किया, पराजित किया था। अंतिम दंड शासक यही था, अभी हम लोगों ने बात किया था कि कर दिया भाई साहब इनको पराजित। और गद्दी पे कब बैठे, 322 ईसा पूर्व में बैठे। और आपको पता भी होगा जो मौर्य साम्राज्य का समय 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व है। कितना है, 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व है, ठीक। और कुछ बातें सुन लेते हैं, ठीक, कि क्या था मामला। अब देखिए, अच्छा अशोक ने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और क्या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और क्या हम लोग को जान सकते हैं, तो सुनिए इनके बारे में ये जानिए कि जो बौद्ध और जैन ग्रंथ थे ना, बौद्ध और जैन ग्रंथ, ठीक है, उनसे ये पता चलता है कि ये क्षत्रिय थे। चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, क्षत्रिय थे, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बौद्ध एवं जैन ग्रंथ के अनुसार मिला है। और अधिकांश विद्वान इसी मत को मानते हैं, इसी मत से सहमत हैं, ठीक है। अब देखिए व्याख्या को हम लोग देखते हैं, ठीक है, व्याख्या में क्या है, तो कह रहा है व्याख्या में चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था, ठीक है, ठीक है भाई था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भाग पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी, ठीक। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। चलिए ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहे हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, ठीक है। दक्कन मतलब क्या, दक्षिण में किसने विजय प्राप्त की, इसे समझ सकते हैं। क्या अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, कि कुणाल ने, ठीक है। तो देखिए किसने प्राप्त की, किसने प्राप्त की, ये हमारे सामने प्रश्न है कि किसने जो है दक्कन में विजय प्राप्त की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त की। अब देखिए व्याख्या पढ़ते हैं, कह रहे हैं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है, ठीक। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः और ये कलिंग विजय का उल्लेख ना 13वें शिलालेख में मिलता है। यह प्रश्न बन चुका है, ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोलूंगा, 13वें शिलालेख कलिंग विजय। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा,
क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। तमिल एवं जैन साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, कह रहे हैं ना कि देखिए जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, क्या भाष का ग्रंथ है, विशाखदत्त का ग्रंथ है, शूद्रक का है, अश्वघोष का है। ठीक है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, ठीक है, तो वो कौन सा ग्रंथ है। तो देखिए अभी हम लोग चर्चा किया जो मुद्रा राक्षस ग्रंथ था, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, ठीक है, उसमें भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है। एक ग्रंथ विष्णु पुराण में, उसमें भी मिलता है। विष्णु पुराण में भी, ठीक है, विष्णु पुराण में भी सारी चीजें मिलती हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के का वर्णन मिलता है। अब देखिए हमारा सही उत्तर हो गया विशाख दत्त का। अब देखिए व्याख्या में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंद राज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को विशल तथा कुलहीन भी कहा गया। अच्छा, 18वीं शताब्दी ईस्वी में धुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से दो अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिका वंचित या अभिसारिका बंदी तक अप्राप्य। अब देखिए हमारे सामने एक अच्छा प्रश्न ये है, कह रहे हैं कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। हमसे ये पूछ रहा है ना कि जो कौटिल्य का पुस्तक है अर्थशास्त्र वो किस पर आधारित है, क्या वह आर्थिक संबंध पर आधारित है। देखिए जान के फंसा रहे हैं, क्या आर्थिक संबंध पर आधारित है, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है, विदेश नीति पर आधारित है। ठीक है, कि चौथा विकल्प हमारा क्या है, धन संचय पर आधारित है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखिए जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, हम लोगों ने वीडियो के शुरुआत में चर्चा की कि यह जो है भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें जो है चक्रवर्ती जो सम्राट होते हैं, राजा के कर्तव्य क्या है, विस्तृत कर प्रणाली, इस सब का उल्लेख या प्रकाश डाला गया है। तो इनमें से कोई नहीं। अब देखिए व्याख्या को पढ़ते हैं। कौटिल्य या चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण सप्तांग सिद्धांत, ठीक है, उसकी भी चर्चा की गई, जैसे स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र। ठीक है, अब देखिए स्वामी को ही राजा कहते हैं या शिर कहते हैं। ठीक है, अमात्य का मतलब होता है आंख, ठीक, आंख। जनपद के रूप में जंगा को जाना गया, जंगा। ठीक, सप्तांग सिद्धांत, सप्त अंग से कैसे चीजें हैं। अब देखिए दुर्ग, दुर्ग मतलब बाह के रूप में जाना गया, बाह। ठीक है, कोश क्या था, कोश मतलब मुख हो गया, कोश को मुख कहा गया। ठीक, अब देखिए दंड का क्या था, दंड मतलब मस्तिष्क हो गया। मस्तिष्क। अब देखिए मित्र के रूप में कान जाना गया, कान। ठीक, अब देखिए अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है, शानदार प्रश्न होगा। ठीक, क्या कह रहे हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। जी है, कौटिल्य का एक अर्थशास्त्र बुक है, उसमें किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था लेकिन पुनः पढ़ेंगे। आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियों पर, कि धार्मिक जीवन पर, सामाजिक जीवन पर। तो राजनीतिक जीवन पर अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र था वो प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ था। ठीक है, उसमें क्या हुआ, जैसे राजा कर्तव्य क्या होंगे, विस्तृत कर कर की प्रणाली क्या होगी, ठीक है, सामाजिक स्थिति, इन सब पर प्रकाश डाला गया। अब देखिए हमारा सही उत्तर हो गया राजनीतिक नीतियां। व्याख्या को देखते हैं बड़े अच्छे ढंग से, कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं,
तो कह रहे हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, इसमें क्या है, राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया, बस हमें इतना ही जानना है। अब आइए आ गया प्रश्न, शानदार प्रश्न। क्या प्रश्न है? किस मेगास्थनीज दूत था? क्या शेलुकस का था, सिकंदर का था, डेरियस का था, यूनानियों का था? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक, तो हमको पता होगा ना कि जो सेलुकस था, ठीक है, किसका था? मेगास्थनीज किसका दूत था? तो सेलुकस था, सेलुकस का था दूत। ठीक है, और मेगास्थनीज की ही बुक है क्या? इंडिका। कई बार परीक्षा में इंडिका पुस्तक किसकी है? ठीक है, मौर्य काल के बारे में जानकारी मौर्य साम्राज्य इसी पुस्तक से मिलता है। ठीक, सुनिए और बात सुनिए, मामला क्या था। ठीक है, तो ये जो सेलुकस था ना, इसका जो है राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। तो हमारा सही उत्तर तो ये होगा कि मेगास्थनीज जो है सेलुकस का राजदूत था। ठीक, अब ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आ गया। मेगास्थनीज क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पहुंच गया। ठीक है, चलिए पहुंच गया। अब क्या हुआ तो सुनिए, यूनानी लेखकों ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा के नाम से संबंधित किया है। ठीक है, जो यूनानी लेखक थे उन्होंने क्या किया? ठीक है, जैसे यूनानी जो लेखक थे उन्होंने पाटलिपुत्र को क्या कहा? ये परीक्षा में बन सकता है प्रश्न। क्या कहा? क्या कहा? ठीक है, पाटलिपुत्र को क्या कहा? तो पाली ब्रोथा कहा, पाली ब्रोथा कहा। देखिए, हमें कुल इतना जानना है बस कि जो मेगास्थनीज था वो शेलुकस का राजदूत था। ठीक है, और शेलुकस ने ही मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में भेजा था। और यही मेगास्थनीज मौर्य दरबार में बहुत दिनों तक रहा। ठीक है, कहाँ कब तक? बहुत दिनों तक रहा। ठीक है, और क्या किया? ठीक है, भारत में रहकर उन्होंने जो कुछ देखा और सुना उसको इंडिका जो उनकी पुस्तक थी उसमें वर्णित कर दिया। उसी को जो है लिपिबद्ध कर दिया। अब देखिए, देखिए मौर्य साम्राज्य में दो पुस्तकों का उल्लेख है। एक अर्थशास्त्र है जो राजनीति से संबंधित है। ठीक है, एक इंडिका है जो मेगास्थनीज की बुक है। इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखिए व्याख्या को देखते हैं। कह रहा है कि मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। ठीक है, क्या था? यूनानी राजदूत था। ठीक, किसकी किसकी सभा में भेजा गया? मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेलुकस का राजदूत रह चुका था। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा, हमसे कह रहा है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? क्या 4 श्रेणियों में विभाजित किया, या 5 श्रेणियों में विभाजित किया, या 6 श्रेणियों में विभाजित किया, या फिर 7 श्रेणियों में विभाजित किया? तो ठीक है, तो आप सुनिए, मेगास्थनीज की जो बुक थी कौन थी? इंडिका थी। इंडिका थी। उसने क्या किया? इंडिका में जो है भारतीय समाज को कुल 7 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। अच्छा, कौन कौन सी श्रेणी थी? सुनिए, पहली श्रेणी थी दार्शनिक। ठीक है, दार्शनिक थी। दूसरी श्रेणी थी कृषक। ठीक, कृषक थी। तीसरी श्रेणी पशुपालक की कर दिया। ठीक है, पशुपालक की। चौथी शिल्पकार की कर दिया। किसकी? शिल्पकार की कर दिया। पांचवी योद्धा की कर दिया, पांचवी योद्धा की। छठवीं निरीक्षक की कर दिया, निरीक्षक की। ठीक है, सातवीं मंत्री की करा, और अंतिम जो है उपदेशक का कर दिया। अंतिम जो 8वां था उपदेशक का कर दिया। ठीक, मतलब 7वां जो था वो उपदेशक का कर दिया। मतलब कुल जो है 7 भागों में इसने बांट दिया। अब देखिए व्याख्या में देखते हैं। देखिए, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, शिल्पकार, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री एवं उपदेशक। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और ना ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि अभिलेख, हाँ, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त
का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है कलिंग शिलालेख, ठीक है, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़, ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, हाँ, या फिर अशोक का शोपारा अभिलेख, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहे हैं किसमें यह प्रमाणित होता है कि जो चंद्रगुप्त था उसका प्रभाव पश्चिम भारत में तक था, ठीक। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक। अब क्या देखते हैं, आइए व्याख्या को देखते हैं, ठीक। कह रहे हैं रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक की यूनानी गवर्नर तुषास्प ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को आनर्त तथा सौराष्ट्र कहा गया। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है। अगला प्रश्न क्या है, अब देखिए फिर अभी ये बता रहे हैं, अभी व्याख्या खत्म नहीं हुई है। प्रश्न संख्या 10 ये नीचे ही है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा था कि किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है, ठीक। तो मास्की अभिलेख में, ठीक है, रुद्ररामन के अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में, ठीक नहीं। अब देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख में उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो उपयुक्त में से कोई नहीं किसमें मिलता है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था कि 13वें अभिलेख में, ठीक है। कलिंग युद्ध के बारे में क्या है, विस्तृत जानकारी मिलती है। और इसी कलिंग युद्ध में नरसंहार से विचलित अशोक ने युद्ध की नीति सदा के लिए त्याग दिया था, इसीलिए बार बार प्रश्न बनता है। इसी कलिंग युद्ध में जो इनकी नीति थी ना कि हत्या वाला, नरसंहार वाला, उसको इन्होंने त्याग दिया था, इसीलिए जो है प्रश्न कई बार बनते हैं इससे। अब देखिए व्याख्या को पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। देखिए क्या कह रहे हैं कि अशोक का कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख चीदी राजा खारवेल की आत्म कथात्मक स्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित था। देखिए मैंने हाथी गुम्फा अभिलेख क्या है, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल की आत्म कथात्मक स्तुति है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, ठीक है। अब देखिए थोड़ी बात कर लें, अशोक पे भी बात कर लें हम लोग। तो देखिए अशोक जो है ना वो देखिए 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक, ठीक है, 273 से 232 ईसा पूर्व तक गद्दी पर बैठा। लेकिन देखिए इसका जो कहते हैं ना कि वास्तविक राज्याभिषेक कब हुआ, तो वास्तविक राज्याभिषेक अगर हमसे पूछ ले, ठीक है, तो 269 ईसा पूर्व में हुआ। अच्छा उसके पहले जो अशोक था ना वो उज्जैन का राज्यपाल था, ठीक है। अब देखिए ये सारी बातें हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग आते हैं अगले इस प्रश्न की व्याख्या पर। देखिए हम लोगों ने ये देख लिया कि अशोक के साम्राज्य में क्या नहीं सम्मिलित था, तो श्रीलंका नहीं सम्मिलित था, और ये अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग, ये सारी चीजें सम्मिलित थी, ठीक है। अब देखिए व्याख्या में क्या कह रहे हैं। तो बता रहे हैं कि श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी मतलब श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था। मतलब चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, ताम्रपर्णी मतलब इसी को श्रीलंका कहते हैं। देखिए अब कभी आ जाए कि किस पे अधिकार नहीं था या अशोक के साम्राज्य में कौन सम्मिलित नहीं था और उस विकल्प में ताम्रपर्णी रख दे, ठीक है, ताम्रपर्णी, ठीक है, तो ये किसी को कहा गया, ये केरल को ही कहा गया, ताम्रपर्णी, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अब अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, कह रहे हैं कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। जो पाटलिपुत्र में स्थित था चंद्रगुप्त का महल, वो मुख्यतः किससे बना था, क्या ईंटों का था, पत्थर का था, मिट्टी का था या लकड़ी का था। हाँ तो सुनिए पाटलिपुत्र में जो अशोक का महल था, सॉरी चंद्रगुप्त का महल था, ठीक है, पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल था
वो लकड़ी से बना था, वो लकड़ी से बना था, वो लकड़ी से बना था। ठीक, अब देखिए व्याख्या को पढ़ते हैं। क्या बता रहे हैं भाई साहब व्याख्या में ये? तो कह रहे हैं ना कि बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्भहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भहार से राजा प्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने, ये बहुत महत्वपूर्ण, इसकी चर्चा हम लोगों ने शुरू किया था। देखिए मामला क्या था? मामला ये था कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा, ठीक है, कभी ऐसे पूछ ले कि कौन से शिलालेख में उसने अपने मतलब अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट कहा। तो सुनिए, किसमें? क्या मास्की का लघु स्तंभ, रुमनदेही स्तंभ, क्वीन स्तंभ या भाब्रू स्तंभ? तो यही भाब्रू स्तंभ। अच्छा, भाब्रू स्तंभ कहाँ था? तो ये बैराट राजस्थान में था। कहाँ था? बैराट राजस्थान में था। राजस्थान में था। ठीक है, बाबरू स्तंभ मात्र एक स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। पुनः सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है कि अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट किस स्तंभ में? मात्र एक ही स्तंभ था, केवल एक स्तंभ, तो भाब्रू में। ठीक है, व्याख्या को पढ़ते हैं। ठीक है, व्याख्या को पढ़ते हैं, क्या बता रहे हैं व्याख्या में? तो हमसे कह रहे हैं ना कि व्याख्या में हमसे कह रहे हैं कि भाब्रू या बैराट जो राजस्थान में था। ठीक है, कहाँ? राजस्थान में था। स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। पियदसि लाजा मागाधम शंघम अभिवादेन तूनम आहा अपाबा धतम च। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। ठीक है, अब देखिए अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? ठीक है, मूल संदेश क्या है? तो कह रहे हैं कि राजा के प्रति वफादारी नहीं, शांति व अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ई विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अब व्याख्या को देखते हैं। कह रहे हैं कि अशोक का धम्म, अशोक का धर्म, धम्म या धर्म एक नैतिक संहिता थी। ठीक है, वो न धार्मिक सहनशीलता थी, न शांति व अहिंसा, न राजा के प्रति वफादारी, न बड़ों का सम्मान उसमें था, बल्कि क्या? अशोक अपने दूसरे और सातवें अभिलेख के माध्यम से संदेश देता है, अपाशिन्वे बहुकायानि दया दाने सचे सूचये माधवे साधवे च। अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता साधुता बनाए रखना। ठीक है, तो इनका इतना बड़ा उपदेश था। अब देखिए सुनिए, अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ना कि इस प्रकार अशोक के धम्म के मूल संदेश में देखिए शांति और अहिंसा भी है। ठीक, बड़ों का सम्मान भी है। ठीक, और क्या है? धार्मिक सहनशीलता नीत है, अतः विकल्प ई सही होगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो गया? कि शांति अहिंसा, ठीक है, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, ये सारी चीजें हो गई, तो एक से अधिक हमारा सही उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछ रहे ना कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, क्या चक्रवर्ती नाम से जाने जाते हैं? ठीक है, या प्रियदर्शी नाम से, धर्मदेव नाम से, धर्म कीर्ति नाम से? ठीक, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अपने शिलालेख में अशोक जो है प्रियदर्शी नाम से जाने जाते हैं। सुनिए, कह रहे हैं कि अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवान प्रिय या देवान प्रिय दशी माने देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, देव नाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया। ठीक, अब देखिए अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा है वो मुख्यतः क्या है? ठीक है, तो देखिए
वो क्या संस्कृत है, क्या प्राकृत है, या पाली है, या फिर क्या है, हिंदी है, तो वो प्राकृत है। ठीक है, क्या है, प्राकृत है। अब देखिए, लेकिन बुद्ध की भाषा पूछे, बौद्धों की भाषा पूछे तो पाली लगाइएगा। ठीक, अब देखिए, अशोक के इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। शिलालेख कुल 14 लेखों को कहा गया है। ठीक है, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये हैं, देखिए, शाहबाजी और मानसेहरा, यही दो है ना, जहां से क्या है, खरोष्ठी लिपि में ये दोनों है। परीक्षा में पूछा भी गया है ये प्रश्न, खरोष्ठी लिपि में है। ठीक, जो खरोष्ठी लिपि कहाँ से लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं उल्टा लिखी जाती है, दाएं से बाएं। अब देखिए, कालसी, गिरनार, धौली, जौगड़, इरगुडी, सोपारा। ठीक है, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। केवल 2 अभिलेख शाहबाजी, ठीक है, शाहबाजगढ़ी और मानशेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरिष्ठी लिपि है। ठीक है, तक्षशिला से आरामेक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामेक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लगमान नामक स्थान से अरामेक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अगला प्रश्न हमारे सामने हमसे कह रहे हैं ना कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, और ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया। ठीक है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया। ठीक, और वनडे एग्जाम में भी कई बार पूछा गया कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। ठीक है, ए कनिंगम ने पढ़ा, ए एच दानी ने पढ़ा, कि ब्यूलर ने पढ़ा, या जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा। तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा किस लिपि को, तो जेम्स जेम्स प्रिंसप ने जो है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम बार पढ़ा। अब देखिए, अगला प्रश्न हमारे सामने हमसे कह रहा है कि देखिए, बढ़िया प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं वही प्रश्न आ जा रहा है। ठीक है, दाएं से बाएं कौन सी लिखी जाती थी। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि शाहबाजी, शाहबाजी वाला जो था और मानसेहरा वाला था, ये 2 खरोष्ठी लिपि में लिखी गई। और जो है दाएं से बाएं उल्टा लिखी, दाएं से बाएं, तो खरोष्ठी लिपि होगा क्या, ऑप्शन में है ब्राह्मी, नंद नागरी, ठीक है, या शारदा, या फिर क्या, शारदा या खरोष्ठी। तो खरोष्ठी सही हो गया। अब देखिए व्याख्या, प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं, ठीक है, दाएं से बाएं इसे लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय प्रिंस 1835 ईस्वी, ग्रोटे फ्रेंड 1836, लैशन 1838 आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। हमारे सामने अगला प्रश्न है, हमसे कहा यह जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती थी। देखिए, ठीक है, और ये हमारा जो है भाषा विज्ञान से संबंधित भी प्रश्न है। ठीक, ब्राह्मी, शारदा, खरोष्ठी, नंद नागरी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो क्या होगा, खरोष्ठी सही हो गया। ठीक, अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है ना इस बार कि अशोक के अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप, बूहलर, रॉबर्ट सेवेल, कॉड रिंगटन। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप, ये प्रश्न देखिए रिपीट हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कितनी बार रिपीट हुआ है मैं बता नहीं सकता। ठीक, अब देखिए व्याख्या को पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं कि अशोक ने अभिलेखों को पहली बार पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता मिली थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जेम्स प्रिंसेप को किस अभिलेख को पढ़ने में सफलता मिली, तो दिल्ली टोपरा अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहली बार पढ़ लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न हमारे लिए क्या है, कह रहे हैं कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई, या अशोक महान ने बनाई, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बनाई, ठीक, कनिष्क। ये तो जान के दे देते हैं कि बवाल हो जाए। ठीक है, तो पाटलिपुत्र को
सर्वप्रथम अपनी राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। व्याख्या देखते हैं क्या बता रहे हैं व्याख्या में। ठीक, तो व्याख्या में कह रहे हैं ना, व्याख्या में कह रहे हैं कि वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यकवंशी उदयन ने की थी। कहीं पे क्या है, कहीं पे अजातशत्रु मिलता है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। ठीक, किंतु विकल्प में उदयन नहीं, अतः चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य सही है। ठीक है, देखिए एक चीज मिलता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। ठीक, तो आयोग ने एक बार माना कि अजातशत्रु ने की। ठीक है, और एक विकल्प में उदयन को माना, लेकिन देखिए स्थापना अगर पूछे तो अजात शत्रु होना चाहिए। ठीक है, अजात शत्रु। ठीक है, लेकिन हमसे ये पूछे कि भाई साहब किसने जो है राजगृह से, मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किया। तो उदयन सही उत्तर होगा, उदयन सही उत्तर होगा। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है। ठीक है, हमसे पूछा ये जा रहा है ना कि इसकी चर्चा तो हम लोगों ने पहले ही कर दी थी, लेकिन पुनः देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, क्या है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, हमसे ये पूछा जा रहा है ना कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक, क्या अशोक था, समुद्रगुप्त था, या बृहद्रथ था, ये पुष्यमित्र था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, बृहद्रथ। याद कर लीजिए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। कौन था, बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। व्याख्या को देखते हुए हमसे ये कहा जा रहा है ना कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में की थी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य था। हम लोगों ने कई बार पढ़ा कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। ठीक है, कब ये मगध की गद्दी पर बैठा, यह भी प्रश्न बनता है। 322 ईसा पूर्व। देखिए मगध साम्राज्य का समय ही यही है, 322 ईसा पूर्व से 185, कोई 84 एक कहता है। अब देखिए वही मामला हुआ, जो बृहदत्त था, ठीक है, मारा गया 184 में। अब यहाँ से शुरू हो गया शुंग। ठीक है, शुंग वंश से शुंग काल। ठीक है, अब देखिए मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में की जाती है। वह ऐसा सम्राट था जिसने 72 भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। ठीक है, पूरे भारत पर, बृहत्तर भारत पर क्या है, उसने अपना शासन स्थापित कर लिया था, लेकिन सुनिए श्रीलंका पे नहीं कर पाया था। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा है। अब देखिए अंतिम मौर्य सम्राट था, अंतिम मौर्य सम्राट था, क्या जालौक था, अवंती वर्मा था, नंदीवर्धन था, ठीक, या बृहद्रथ था, तो बृहद्रथ था। कौन था, बृहद्रथ था। ठीक, और देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने, अगला प्रश्न क्या है, हमसे ये कह रहा है ना कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। ठीक, अशोक के नीति के परिणामों के कारण ही। ठीक, इस तथ्य में किसने विश्वास किया, रुमिला थापर, डी एन झा ने, बी ए स्मिथ ने, एस सी राय चौधरी ने, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। पुनः प्रश्न को पढ़ेंगे। देखिए हमसे ये पूछा जा रहा है ना, हमसे डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं ना कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही, ठीक है, जो अशोक की नीति थी ना बहुत लुंजपूर्ण थी, उसी के परिणाम के स्वरूप क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। अधिकांशतः यह उचित मत किसने दिया, इस तथ्य में कौन विश्वास करता है, तो रोमिला थापर। कौन, रोमिला थापर जी क्या कहती हैं, कहती हैं कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था या उचित है। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर का, ठीक है, रोमिला थापर का यह मत है कि अशोक की नीति आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। ठीक है, अब देखिए बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है। ठीक है, ये प्रश्न देखिए रिपीट है, इसके पहले भी हम लोगों ने किया था। तो बराबर की गुफाओं का जो उपयोग है आश्रय गृह के रूप में, आश्रय गृह के रूप में किसने किया, आजीविकों ने किया। किसने किया, आजीविकों ने किया। उत्तर पढ़ते हैं हम लोग, कहते हैं मौर्य युग की पहाड़ियों को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ।
अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए। ठीक है, अशोक और उसके पौत्र दशरथ के समय में। अशोक के समय बराबर पहाड़ियां की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण, चौपड़ आदि गुफा प्रमुख है। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने, और ये जो है आज हम लोग का अंतिम प्रश्न होगा, और इसके आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग मौर्योत्तर काल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। बहुत महत्वपूर्ण और फंसा रहे हैं इस प्रश्न में। ठीक है, देखिए क्या वैशाली था, नालंदा था, तक्षशिला था या उज्जैन था? तो इसका सही उत्तर क्या है? देखिए मौर्य काल में शिक्षा का अगर पूछे, ठीक है, शिक्षा और तक्षशिला, देखिए दोनों में छह छह आ रहा है, तक्षशिला, तक्षशिला ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, शिक्षा और तक्षशिला। ठीक है, शिक्षा और तक्षशिला, शिक्षा और तक्षशिला। ठीक है, शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र मौर्य काल में तक्षशिला था। व्याख्या को पढ़ते हैं, व्याख्या में क्या बता रहे हैं हमसे? ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि क्या व्याख्या में कह रहे हैं हमसे कि वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध और जैन धर्म से जुड़ा रहा। यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वज्र संघ के अंतर्गत एक प्रमुख गणराज्य था। ठीक है, अब देखिए ये राजधानी थी, वज्र की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। प्रश्न बना है, नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। ध्यान दीजिए नालंदा क्या है? नालंदा। ठीक है, दारा और बौद्ध। ठीक है, बौद्ध शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र नालंदा था। ठीक, सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में कराई गई थी। तक्षशिला मौर्य काल हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, तक्षशिला का था मौर्य काल में जो हिंदू और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर विश्व भर में लोग पढ़ने आते थे। ठीक है, विश्व भर में क्या है, लोग पढ़ने आते थे। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जय गुरुदेव, धन्यवाद।